बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 9 स्टार्ट किया हुआ है। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, इसके 5 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 6 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइनोटिक हार्ट डिजीज़ स्टार्ट की हुई थी, वो मैंने आप लोगों को समझा दी थी। उनमें से जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, वो हमने डिस्कस की हुई थी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स। हमारे हार्ट के अंदर जो ग्रेट वेजल्स है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा, उनके ओरिजिनेशन के बारे में। ये एक डिजीज़ है, एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन जो है वो ले लेते हैं। यानी नॉर्मली क्या होता है, आयोर्टा लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकली हुई होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुई होती है, वहाँ से निकली हुई होती हैं। इस कंडीशन में ये होता है कि ये एक ऐसी कंजेनिटल डिफेक्ट है कि इसमें जो आयोर्टा है वो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुई होती हैं और जो पल्मोनरी आर्टरी हैं वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें होता क्या है। इसमें सर्कुलेशन के साथ इस तरह होता है कि पैरेलल सर्कुलेशन होती हैं, यानी हमारी बॉडी से जितना भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि वेना केवास के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में आ जाती हैं, वो आयोर्टा के थ्रू दोबारा से बॉडी में चली जाती हैं। और दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड में हमारे बॉडी से जो जितना भी ब्लड जो है, जो लंग्स की तरफ ब्लड गई हुई है, वो ब्लड जो वहाँ पे लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो रही है, वो ब्लड वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में चली आती है, वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये जो पल्मोनरी आर्टरी इस एबनॉर्मेलिटी में लेफ़्ट वेंट्रिकल से अराइज हुई है, ये वहाँ से उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा लेके लंग्स में चली जाती है, वहाँ पे दोबारा उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। यानी इस तरह पैरेलल सर्कुलेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स और लेफ़्ट वेंट्रिकल में रहता है, इनके दरमियान सर्कुलेट होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें वो सर्कुलेट होता रहता है। तो इसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक डिफेक्ट है। इसकी वजह से बच्चे जो, अगर ऐसे बच्चे पैदा हो जिनको ये डिफेक्ट हो और उनके जो हार्ट है उसके अंदर VSD ना हो और जो डक्टस एट्रियोसस है वो भी क्लोज हुई हो और जो ASD है उसकी भी कोई चांसेस ना हो, यानी ना तो एट्रियम के दरमियान कोई सेप्टम में सुराख हो, ना तो वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम में कोई सुराख हो, और ना जो डक्टस एट्रियोसस है वो जो है वो भी अगर क्लोज हुआ है। इस तरह की कंडीशन अगर आ जाती है तो वो बच्चे नहीं बच पाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उनकी पैदाइश के बाद ही जो है एकदम से वो बहुत ज़्यादा उनको हाइपोक्सिया का वो शिकार होते हैं और वो लाइफ को अचीव नहीं कर पाते हैं और उनकी जो है वो डेथ हो जाती हैं। लेकिन बास कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स हो, वो जब पैदा होते हैं तो उनको या तो VSD होता है साथ में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसके थ्रू ब्लड की आपस में जो है वो थोड़ा सा मिक्सेशन हो जाता है, या फिर उनको ASD होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसके थ्रू लेफ़्ट टू राइट शंट ब्लड हो जाती हैं। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कुछ डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स होती हैं राइट साइड में और फिर आयोर्टा के थ्रू बॉडी में चली जाती है, तो बॉडी को कुछ मकदार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिल जाती हैं। या फिर अगर डक्टस एट्रियोसस हो तो डक्टस एट्रियोसस का भी यही है, अगर वो मौजूद हो तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी और जो आयोर्टा है इनके दरमियान थोड़ा सा ब्लड जो है उसकी मिक्सेशन होगी और वो बॉडी की तरफ थोड़ा सा अमाउंट में भी ऑक्सीजन चला जाएगा, तो सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर ASD ना हो, VSD ना हो और डक्टस एट्रियोसस ना हो तो फिर इस बच्चे की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है aorta arise from the right ventricle and the pulmonary artery arise from the left ventricle। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होता है, aorta right ventricle से arise होती है और pulmonary artery जो है वो left ventricle से arise होती है, which is not compatible with survival unless there is a large defect present in ventricular or atrial septum। ये मैंने आप लोगों को समझा दी है कि ये लाइफ के साथ, ये जो कंडीशन होती है ये लाइफ के साथ बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है और ASD, VSD और जो PD
PDA है, अगर वो ना हो तो फिर ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर लार्ज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मौजूद है तो फिर सर्वाइवल पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे लिखा है डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यानी डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये जो डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि ऑन द राइट साइड। इसमें आयोटा का बता रहा है कि आयोटा जो है वो राइट साइड में आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो आयोटा है वो यहाँ पे राइट साइड से राइज हुई है और पूरा उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट साइड से राइज हुई है और उसमें पूरा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो है। तो इस तरह पैरेलल सर्कुलेशन की होती है। तो इसकी वजह से अगर ऐसा है कि VSD, ASD और PDA जो है वो नहीं है तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? साइनोसिस ड्यू टू फेलियर ऑफ डिलीवरी ऑफ पल्मोनरी वेनस ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए क्या होता है कि साइनोसिस होती है। साइनोसिस इसलिए होती है क्योंकि जो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रही थी, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रही थी, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ रही थी, वो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा सकती। वो दोबारा जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू दोबारा लंग्स में चली जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, साइनोसिस होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसकी डिलीवरी होनी थी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब वो नहीं हो सकती। टू पैरेलल सर्कुलेशन विथ नो मिक्सिंग, यानी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पैरेलल सर्कुलेशन होती है। पैरेलल सर्कुलेशन का मैंने आप लोगों को बताया, इसमें मिक्सेशन नहीं होती, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होती है। Open atrial septum fossa ovalis allows some left to right shunt enhanced by left to right ductus atriosus shunt. Presence of ventricular septal defect facilitate mixing. अब देखिए अगर एट्रियल सेप्टम जो है उसमें ओपनिंग है, कोई फोसा ओवेलिस है, तो फिर क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होती है, तो फिर लेफ़्ट साइड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कुछ मकदार में आ जाती है राइट साइड में, तो फिर राइट साइड से आयोटा उसे उठा के बॉडी की तरफ ले जाती है, तो कुछ मकदार में बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। और या अगर डक्टस एट्रियोसस हो तो उसमें भी लेफ़्ट टू राइट शंट होती है, तो फिर इसकी वजह से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को मिल जाती है। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो इससे भी फैसिलिटेशन हो जाती है मिक्सिंग के लिए। आयोटा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, cyanosis from birth, hypoxic spell sometime present, heart failure often present, cardiac enlargement and diminished pulmonary artery segment on X-ray। अब देखिए कि अगर हम देखेंगे इस कंडीशन में तो हमें राइट वेंट्रिकल से आयोटा एराइज हुई मिलेगी और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो निकली हुई मिलेगी। साइनोसिस होगी, बर्थ से ही साइनोसिस होगी। हाइपोक्सिक स्पेल भी क्या कभी कभी होते हैं, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताई थी हाइपोक्सिक स्पेल के बारे में, तो वो भी कभी कभी होता है कि एकदम से वो सारा साइनोसिस तारी हो जाता है पूरे बॉडी में और एकदम से जो है सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करता है, ब्रीथिंग में उसको तकलीफ़ होती है, हार्ट रेट उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट फेलियर होता है, अक्सर हार्ट फेल हो जाता है इस कंडीशन में, कार्डियक इनलार्जमेंट होती हैं और जो पल्मोनरी आर्टरी के जो सेगमेंट होते हैं वो डिमिनिश्ड आते हैं। जब हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी के सेगमेंट्स को तो वो डिमिनिश्ड होती है एक्सरे जब हम करके देखते हैं। Anatomic communication must exist between pulmonary and systemic circulation, VSD, ASD or PDA। ये जो एनाटॉमिक कम्युनिकेशन है ये मस्ट होना चाहिए, या तो VSD या ASD या PDA ज़रूर होना चाहिए। अगर ये है तो सर्वाइवल पॉसिबल है, अगर नहीं है तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। Untreated, the vast majority of these infant would not survive in the neonatal period। ये जो neonatal period होती है इसके दौरान अगर ये अनट्रीटेड हो, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की जल्दी से इनकी ट्रीटमेंट ना की गई हो, तो मेजॉरिटी ऑफ इन्फेंट्स जो है वो इसका शिकार होते हैं और इसकी वजह से उनकी डेथ काज होती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज अगर हो जाती हैं तो फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? सबसे पहला है साइनोसिस। ये जो फिजिकल साइन है साइनोसिस की, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन प्रेजेंट होगी, ट्रकिपनिया होगी, यानी बच्चा जो है वो डीप ब्रीथिंग करेगा, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करेगा। आर मोस्ट ऑफन रिकोगनाइज विद इन फर्स्ट हावर्स आर डेज ऑफ लाइफ। जो फर्स्ट डे या फर्स्ट हावर्स है तो उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है कि साइनोसिस होती है, साथ में ट्रकिपनिया भी होता है। बहुत तेज़ी से बच्चा जो है वो सांस लेता है और जो है डीप ब्रीथिंग करता है।
Hypoxemia is usually moderate to severe depending on the degree of atrial level shunting and to whether the ductus is partially opened or totally closed. Hypoxemia moderate to severe होती हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ये जो शंटिंग लेवल है वो कितनी है, यानी डक्टस एट्रियोसिस अगर है या अगर पी जो ASD है या VSD है तो वो कितना पर्शियली जो है वो ओपन है या फिर टोटली जो है वो क्लोज्ड है, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर टोटली क्लोज्ड है तो हाइपोक्सीमिया भी सीवियर होगी, अगर पार्शियली क्लोज्ड है तो हाइपोक्सीमिया मॉडरेट होगी। फिजिकल फाइंडिंग्स अदर देन साइनोसिस में भी रिमार्केबली नॉन स्पेसिफिक, और फिजिकल फाइंडिंग्स में से जो साइनोसिस है इसके अलावा जो दूसरे होते हैं तो वो रिमार्केबली नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि वो इस तरह काबिल ज़िक्र नहीं होते, यानी इस तरह कोई ख़ास स्पेसिफिक साइन नहीं होते। सबसे स्पेसिफिक जो है वो साइनोसिस ही होता है। Murmurs may be present or a soft systolic ejection murmur may be noted at the mid left sternal border. Murmur sound भी present होते हैं, एक soft systolic ejection murmur यानी सिस्टोल के दौरान जब इजेक्शन होती है ब्लड की तो उस दौरान एक सॉफ्ट सा मर्मर साउंड जो है वो मिड लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में हमें सुनाई देती है। इससे हम जान जाते हैं कि पेशेंट को मे बी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे लिखा है कि जब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ होती हैं तो इसमें जब हम चेस्ट फिल्म लेते हैं, चेस्ट फिल्म कहा जाता है चेस्ट एक्सरे को या फिर चेस्ट रेडियोग्राम जो होती है जो भी कह ले तो उसको चेस्ट फिल्म भी कहा जाता है। तो उसमें ओवल शेप्ड हार्ट हमें नज़र आती हैं, जो मीडियास्टिनम है वो हमें नेरो नज़र आती हैं। मीडियास्टिनम नेरो इसलिए होती हैं क्योंकि जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें पैरेलल पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही होती है, तो पैरेलल पल्मोनरी सर्कुलेशन की वजह से लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, और इस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जो स्पेस बिटवीन द लंग्स है मीडियास्टिनम वो नेरो हमें नज़र आती हैं एक्सरे में। नॉर्मल और इंक्रीज पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग्स, हमें अगर पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग्स देखना चाहे एक्सरे में तो मे बी नॉर्मल भी आ सकती है या फिर इंक्रीज भी आ सकती हैं। अब देखिए कि डेक्स्ट्रो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जब हो जाती हैं तो ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें क्या होता है only early diagnosis and appropriate intervention can avert the development of prolonged severe hypoxemia and acidosis which lead to death। अगर इसको बहुत जल्दी तेज़ी से जो है वो इसको पता किया जाए, इसको डायग्नोज किया जाए और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन अगर की जाए तो इसकी वजह से इसके जो सीवियर हाइपोक्सीमिया और एसिडोसिस और डेथ का जो वाक़ होना है वो टल सकता है, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर इसको जल्दी से जो है इंटरवेंशन ना की गई, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन ना की गई, एर्ली डायग्नोसिस ना की गई तो फिर इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्रीटमेंट देख लें कि अगर ये डिज़ीज़ हो जाती हैं, कोई बच्चे जो है हमें मिल जाते हैं विद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तो उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होगी। When transposition is suspected, an infusion of prostaglandin E1 should be initiated immediately to maintain patency of the ductus atriosus and improve oxygenation। अगर हमें सस्पेक्टेड हो जाए कि ट्रांसपोजिशन है तो उस टाइम एकदम से हमने क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर करनी है इमीडिएटली, ताकि मैंने आप लोगों को समझा दिया था स्टूडेंट्स कि ये जो डक्टस एट्रियोसस होती है यूटेराइन लाइफ के दौरान इसको ओपन रखने के लिए वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन होता है, उनका एक्शन होता है। लेकिन जैसे ही बर्थ हो जाती है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्शन ख़त्म होता है और ये क्लोज्ड होने लगता है। तो इसीलिए हम बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इन्फ्यूजन के फॉर्म में दे देते हैं ताकि इसका एक्शन वहाँ पे रहे और जो डक्टस एट्रियोसस है वो बंद ना हो, ताकि ऑक्सीजन की जो मिक्सेशन है, उसकी जो पेटेंसी है वो मेंटेन रह सके, उसको हम इम्प्रूव कर सके। यानी बॉडी को कुछ उस शंट की वजह से, उस लेफ़्ट टू राइट शंट होगी तो उस शंट की वजह से कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी तक पहुंचाने के लिए हम ये जो डक्टस एट्रियोसस है इसको परसिस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एडमिनिस्टर करते हैं। एंड्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन ईटीटी ट्यूब पास करते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो फिर अपने खुद से सांस नहीं ले पाते, उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। Infants who remain severely hypoxic or acidotic despite prostaglandin infusion should undergo
रिशकाइन बेलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। आप देखें कि ऐसे बच्चे जिनको अगर सीवियर हाइपोक्सिक या एसिडोटिक बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एसिडोसिस उनको हो रही है, इसके बावजूद कि प्रोस्टाग्लैंडिन भी एडमिनिस्टर की जा रही है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का भी इतना असर अगर नहीं होता तो इस टाइम हमने एक प्रोसीजर करनी है। उस प्रोसीजर का नाम है रिशकाइन बेलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। तो ये स्टूडेंट्स रिशकाइन बेलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी जो है, ये इसको हम रिशकाइन प्रोसीजर भी कहते हैं। इसमें एट्रिया जो है वो इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको एट्रियल कहा जाता है। एट्रियल इसलिए इसके साथ जोड़ा होता है क्योंकि एट्रिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक नीडल लेते हैं, उस नीडल के थ्रू स्किन को पंक्चर करते हैं और कैथेटर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद उस कैथेटर में एक बैलून होता है, वो बैलून ले जाके उस एरिया तक पहुंचा देते हैं और उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। तो वहाँ पे जो होल है, जिस होल को फॉर एग्जांपल एट्रिया में अगर वो थोड़ा सा होल है तो उसको हम मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं, तो उस बैलून के थ्रू हम उसको इन्फ्लेट करके बड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक पैसेजवे जो है वो बन जाती है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो मिक्स हो जाती हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड से। तो फिर ये जो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आयोटा उठा के बॉडी की तरफ ले जाती है, तो इससे सर्वाइवल पॉसिबल हो जाती है। A Rischkind atrial septostomy is also usually performed in all patients in whom any significant delay in surgery is necessary। ऐसे पेशेंट जिनमें सर्जरी में अगर डिले हो रही है तो उनमें भी ये प्रोसीजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ये किस तरीके से जो बर्थ डिफेक्ट्स है तो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन से ऐसे अमल किए जाए, कौन से ऐसे मेजर्स किए जाए जिससे ये जो जितने भी बर्थ डिफेक्ट है तो ये कम हो सकते हैं। कम मीन्स के प्रिवेंट हो सकते हैं। तो लिखा है कि स्टॉप स्मोकिंग, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर को चाहिए कि स्मोकिंग जो है उसको स्टॉप करे, स्मोकिंग ना किया करें। इसके अलावा टेक ए डेली वाइटामिन कंटेनिंग फोलिक एसिड, ऐसे सप्लीमेंट्स ले जिसमें फोलिक एसिड हो, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी की वजह से बहुत सारे कंजेनिटल एनोमलीज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल वाइल प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल भी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा एंटीनेटल टू मेक श्योर एनी मेडिकेशन, एंटीनेटल केयर लेना चाहिए ताकि ये श्योर हो जाए कि एनी मेडिकेशन ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन इज़ सेफ टू टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कोई भी मेडिकेशन जिसे आप ओवर द काउंटर ले रहे हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ले रहे हैं तो वो आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए सेफ है या नहीं, उसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो उसको पता होने के लिए आपने एंटीनेटल केयर जो है वो फॉलो करने हैं जो लोग प्रेग्नेंट हैं। स्टॉप यूज़ ऑफ इलीगल और स्ट्रीट ड्रग्स, ये जो इलीगल ड्रग्स होते हैं, स्ट्रीट ड्रग्स होते हैं जो गली वगैरह में आके लोग बेचते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। नर्सिंग इंटरवेंशंस प्री एंड पोस्ट कार्डिक कैथेटराइजेशन, पोस्ट और प्री कार्डिक कैथेटराइजेशन करते वक्त यानी कार्डिक कैथेटराइजेशन करने से पहले और उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती हैं। तो प्री ऑपरेटिवली आपने बेस लाइन्स जो है वो आपने एसेस करनी है। बेस लाइन में से आप क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ज़ाहिरी सी बात है कि ईसीजी करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, सीबीसी करेंगे। इसके बाद आप पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे जिसमें वाइटल साइंस आप चेक करेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ आप चेक करेंगे कि सर्कुलेशन जो है वो कैसी हो रही है, एक्टिविटी आप देखेंगे, हाइड्रेशन, मेडिकेशन और कंफर्ट मेजर्स जो है इनको आप चेक करेंगे, इनको आप देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि वाइटल साइन में से कौन सा वाइटल साइन सबसे पहले आपने प्रायोरिटी बेस पे चेक करनी होगी। तो ये कमेंट सेक्शन में आप बता दें, फिर मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। पिछली वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में किया था, बाकी किसी ने भी नहीं किया था। तो वो जो 2 स्टूडेंट हैं उनके कमेंट्स आए हुए हैं, मैंने चेक नहीं किया है, मुझे टाइम मिल जाए तो मैं चेक करके आंसर करूँगी और इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर करना है। टीचिंग आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन, कार्डिक कैथेटराइजेशन के बाद आपने पेशेंट को क्या टीच करनी है। तो पेशेंट तो ज़ाहिरी सी बात है बच्चा होगा या होगी तो वो नहीं समझ पाएंगे बच्चे, तो इसीलिए उनकी पेरेंट टीचिंग आपने करनी है। पेरेंट्स को आपने बताना है, आपने पेरेंट्स को बताना है कि साइन सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग या ब्रूजिंग जो है वो कैथेटराइजेशन के साइट पे उन्होंने चेक करनी है। अगर जो फूट है उनमें अगर जिस एरिया पे कैथेटराइजेशन की गई है तो उस एरिया पे अगर फूड में सेंसेशन लॉस वगैरह हो जाए तो वो बतानी है। व्हेन टू कॉल द फिजिशियन इफ़ एनी ऑफ अबाउ साइन सिम्टम नोटेड विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, फिजिशियन को कब बताना है, आप उनको समझाएंगे कि अगर फर्स्ट 24 आवर्स में ये जो ब्लीडिंग, ब्रूजिंग या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई तो फिर डॉक्टर को बताना है उन्होंने।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो पार्ट 6 के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग ये जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ है ये पढ़ ले। मैं अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है पार्ट 7 ये बना रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दीजिए, मैं इसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। पार्ट 7 के साथ आप लोगों का ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस यूनिट को कंप्लीट करके मैं CHN और जो TLP के सिर्फ 1 यूनिट्स के नोट्स आए हुए हैं तो उस पर मैं लेक्चर बनाऊँगी और फिर CHN कंप्लीट करूँगी। जितना भी CHN के स्लाइड्स बने हुए हैं तो वो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं पीडियाट्रिक पे आऊँगी और इसके जो यूनिट्स है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स तक जितना हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का कोर्स मैक्सिमम जो है वो कवर कर सकूँ। बाकी आप लोग सही तरीके से स्टडी करें और इन चीज़ों को समझने की सही तरीके से कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।